नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले मैं कहूंगी एक दशक की कम से कम सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, वर्केबल है, यानी ईरान की शर्तों पर न सिर्फ कि सीज फायर के लिए तैयार हुए बल्कि ईरान की शर्तों पर पूरे तरीके से युद्ध बंदी के लिए कम से कम 2 हफ्ते की ये युद्ध बंदी होगी, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स तैयार हो गया। ये अपने आप में ऐसी बात है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और मुझे लगता है कि अमेरिका के मौजूदा जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसमें शायद सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी या एम्बेरसमेंट का ये लम्हा है। इतिहास इस लम्हे को याद रखेगा। आपके सामने मैं ये जो बातचीत कर रही हूँ, ये इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हुआ कैसे? वो कुछ लोग, मैं जो जिनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस दिन को देखा था, यानी इस दिन को प्रिडिक्ट किया था, उसमें से एक हैं प्रवीण साहनी जी। जी हाँ, प्रवीण साहनी जी को एक बार फिर से मैंने अपने कार्यक्रम में दावत दी है और ख़ासकर मैं चाहती हूँ कि हम उन बयानों को उनके दिखाएं जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। मैं उनका एक बयान सुनवाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान अपनी शर्तों पर ही सरेंडर करेगा। सुन लेते हैं। क्या ईरान इतनी मजबूत स्थिति में है? देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और 3 बड़ी जो उसकी शर्तें हैं उनके बारे में सोचिए। एक शर्त उनकी ये है कि हमारे पास कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जहाँ पर आज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होती है वो वहाँ कंट्रोल चाहते हैं। पहली बात, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है पूरा ऑयल क्या है, क्या नहीं होगा, किसी को रोकना हो, कुछ होगा वो कर लेंगे, टोल टैक्स लगाएंगे वहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो ये कह रहे हैं आप अपनी सारी जो बेसिस में तो से फौज है। अभी तक नहीं कर रहे थे हॉर्मुज़ को नहीं, ये कंट्रोल? तो हॉर्मोन्स में तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, कोई भी जा सकता था। लेकिन टोल तो लग रहा था, अभी तो लग रहा है नहीं नहीं टोल। नहीं 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 नहीं, जंग कहाँ के दौरान ना 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 खबरें पढ़ रही हूँ नहीं मैं नहीं, कि इतना टोल देना पड़ा, अब लग रहा है। अब लग रहा है ना, हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कब्जा कर लिया तो ये है। चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। हाँ, ये ऐसा अच्छा, ही रहे, इस अच्छा। पे बात करना चाहते हैं वो। दूसरा, वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी अमेरिका की मिलिट्री बेसेस है जो सिक्योरिटी दे रही थी जीसीसी कंट्रीज को, आप उसको वहां से हटा दीजिए। कोई 70,000 फौज है। अगर वो 70,000 फौज हट जाएगी, एक तो मैंने उसका बताया क्या नतीजा होगा कि बाकी लोग भी सोचेंगे जिनके पास बेसेस है। साथ में ये जीसीसी कंट्रीज है, तो इनको जो है फिर अब ईरान के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। तो वो सारी कुछ चीज़ बदल गई। ईरान विल बिकम द डोमिनेंट पावर इन एशिया। तीसरी उनकी बड़ी शर्त क्या है कि जो हमारे प्रॉक्सीज है, लाइक हिजबुल्लाह इज देयर, हुतीज आर देयर, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। इन 3 चीज़ों से, तभी मैं कह रहा हूं कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहां बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की शिकस्त होना इतनी बड़ी बात है जो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती थी। इसको आप समझिए आपके दर्शकों के लिए। दूसरा, मैं आपको बयान उनका सुनवाना चाहती हूँ जब उन्होंने कहा था कि ये सरेंडर भी होगा और ईरान की शर्तों पर ही संधि होगी, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि यूएस के जो बेसिस हैं इस पूरे खित्ते में वो ख़त्म हो जाएंगे, वो वापस बुला लिए जाएंगे। और ये भी लगभग पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस लम्हे के बाद, इस सीज़ फायर के बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि या तो ये तमाम पहले से ही जो बेसिस हैं वो ऐसी बुरी हालत में कि उनको कहना नामुमकिन है। दूसरी बड़ी बात कि पूरे गल्फ का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो बदल रहा है अमेरिका से। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस बातचीत में। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि आपने ये तो कहा था कि संधि होगी, आपने ये भी कहा था ईरान की शर्तों पर होगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि इतनी जल्दी होगी? हाँ, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। जी हाँ, मैंने ऐसे ही सोचा था, क्योंकि मुझे शुरू से ही बिल्कुल साफ दिख रहा था कि ईरान जो है एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है शुरू से ही जिसके लिए उसने बहुत सालों की तैयारी करी है। और ये भी दिख रहा था कि जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है वो ऐसी लड़ाई है जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ विम, कि मतलब ऐसे ही आप, मतलब बिना सोचे समझे आप लड़ाई में चले जाइए। इसका मतलब क्या होता है लड़ाई की टर्म्स में, कि अमेरिका एक टैक्टिकल लड़ाई लड़ रहा था, जबकि ईरान जो है वो सोची समझी लड़ाई लड़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो वो बिल्कुल क्लियर था मुझे शुरू से। बल्कि जैसे आप कह रही हैं, 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई और पहली को मैंने ये कह दिया था ईरान नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी लड़ाई बहुत मजबूत है। और 2-3 दिन, तीसरे दिन मैंने कह दिया था कि अमेरिका ये लड़ाई हार जाएगा। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा था। जिसको भी थोड़ी लड़ाई की समझ है उन सबको समझ में आ रहा था कि जो लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है वो मुनासिब लड़ाई नहीं है।
और जो ईरान लड़ रहा है वो जीतने वाली लड़ाई है, तो वो नतीजा हमारे सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि आप इतनी सादगी से और इतनी सरलता के साथ इतनी जटिल बातों को कह देते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर? कैसे आप जान पाते हैं कि ऐसा हो रहा है जब दुनिया एक तरफ है और कह रही है कि 3 दिन के अंदर ईरान ख़त्म हो जाएगा। भारत में हमारे यहाँ सरकार इजराइल के साथ खड़ी होती है क्योंकि वो सोच रही है ईरान के साथ खड़े होने में तो पूरी तरीके से नुकसान है। कहाँ से विश्वास आता है? कैसे आप समझते हैं ऐसा हो जाएगा? जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिनको लड़ाई की कैसे लड़ाई होती है वो समझ में आ जाएगी, तो वो समझ में आ जाएगा वही जो मुझे समझ में आया है। तो इसमें कोई जादूगिरी नहीं है बिल्कुल। ये आपको समझना है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मॉडर्न लड़ाई कैसे होती है, और किस तरीके की तैयारी दिख रही थी कि ईरान ने कर ली है सोच समझ के। तो ये तय था कि यही नतीजा होना था, वो हो गया है। जहाँ तक सवाल ये है कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, वो भी तय था। क्योंकि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो सोची समझी थी, जिसमें युद्ध भी हो रहा था और साथ में दुनिया की इकॉनमी और फाइनेंशियल सिस्टम पे हर रोज असर पड़ रहा था। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो जैसे मैंने आपको बताया, कोई सोचा समझी लड़ाई थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक टैक्टिकल लड़ाई जिसमें होता है कि मार दो बस, वो कर रहा था। तो ये तय था कि ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया में हाहाकार मचेगी, हल्ला मचेगा कि बहुत नुकसान हो रहा है इकॉनमी का, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। तो ये छोटी ही लड़ाई होनी थी और ये भी तय था कि इसमें अमेरिका नहीं जीत सकता है। ये बात आप ज़रूर कह रहे हैं कि ये लड़ाई आपने कहा था कि ख़त्म होगी और जो जंग को जानते हैं, जंग कैसे जीती जाती है, कैसे हारी जाती है, कैसे लड़ी जाती है, उनके लिए ये हैरानी नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वो किसी की तरफदारी ना कर रहे हों। एक और बात मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, बयान नहीं सुनाऊंगी दर्शकों को, जो आपने कई महीने पहले एक बार मुझसे बातचीत की थी ऑपरेशन सिंदूर के संबंध से, उसके बाद दोबारा जब आपने मुझसे बातचीत की, फिर आपने पाकिस्तान के बढ़ते हुए कद के बारे में बात की और अब तीसरी बार फिर से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वो बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दलाल हैं। लेकिन देखिए, एक छोटा सा देश एक बड़ा देश बन के उभर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया के कुछ ही घंटों बाद दुनिया के बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे और विश्व शांति पे चर्चा होगी। भारत कहेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा और उधर दुनिया के तमाम बड़े देश इस्लामाबाद जाके शांति पर चर्चा करेंगे, विश्व शांति की स्थापना करेंगे। तो क्या क्या आपका सवाल क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इसमें भारत के लिए क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्या भारत फिर ये दलाल, नॉन दलाल, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में विदेश नीति पर हम कहीं मात खा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना था। और हमने ये किया है कि हमने लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले 25 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, इजराइल चले गए। तो ये तय हो गया कि हम मीडिएटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं अगर वो वहाँ चले गए हैं। और अभी भी आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे फरवरी में अमेरिका। अभी हमारे विदेश सचिव जो हैं वो अमेरिका में हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ बढ़े, एक ऐसे वक्त पे जबकि जो एलाइज है अमेरिका के, जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ नेशंस कहते हैं, वो उनसे अलग हो रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बड़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई, और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए। पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स उनको बुलाया इस्लामाबाद पे। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था।
पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को, विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक दार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वोंग ही से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर स्टैब्लिश हो गई, तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है, अब बात और ऊपर उठ गई। अब बात, जैसे आप बता रही थी, अब बात हो रही है फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस। जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं उस पे अमेरिका तैयार है बात करने को। और फिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, 10 अप्रैल को आप आइए इस्लामाबाद में, तो अब हम हायर लेवल देखेंगे। जो पहले के थे वो तो होंगे ही, साथ में हम देखेंगे कि टॉप लीडर जो हैं, अमेरिका के टॉप लीडर जो हैं वो ईरान के, वो वहाँ पर आएंगे। और देखिए खास बात ये है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि इस लड़ाई के कारण, और कुछ और भी कारण है, अमेरिका जो है, जो कि लीडर है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर का, वो जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे अलग हो गया है। जो नेटो मेंबर्स हैं, बाकी और मेंबर्स हैं ग्लोबल नॉर्थ के जो हम कहते हैं, वो शामिल ही नहीं हुए ट्रंप की लड़ाई में। तो ट्रंप के लिए आज सिर्फ एक ही कंट्री है, पाकिस्तान, जो ये मीडिएट कर सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पे भी प्रोफ्यूसली थैंक किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तो ये 3 स्टेज में चीज हुई है, और आज पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है, वो एक अलग उसमें जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल और बढ़ गई है, ये रियलिटी है। जी हाँ। और इसको बजाय इसके कि हम काउंटर करें, आई थिंक हमें इसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रणनीति इस हिसाब से बनानी चाहिए। मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अब आपसे मैं आना चाहती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। मुझे याद है ये भी आपने कहा था इसी इंटरव्यू में, जो पिछला इंटरव्यू इस चैनल पे चला, आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वही स्थिति होगी जो अभी हो रही है, और जंग से पहले जो स्थिति थी वो नहीं होगी। अब अगर ये मान लें, पहली बात तो क्या अमेरिका पे विश्वास करने को आप तैयार हैं कि वो कह रहा है कि हाँ इट इज़ वर्केबल, इस पर काम किया जा सकता है, या ये हमें मंजूर है, इसका जैसे भी आप ट्रांसलेशन करना पसंद करें। तो ये बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से ईरान के कंट्रोल में है। आपने कहा था कि ईरान के कंट्रोल में होगा, स्थिति यही बनी रहेगी। इसके मायने क्या हुए? क्या मान लेते हैं कि अगर भारत का कोई जहाज़ वहाँ से गुजरना चाहता है, इधर आना चाहता है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे फ़ी पे करनी पड़ेगी? मान लेते हैं दूसरे कोई देश हैं, और अगर दोस्त देश हैं तो उनके साथ क्या सलूक होगा, दुश्मन देश हैं उसके साथ क्या सलूक होगा, ईरान की इकोनॉमी इससे कैसे प्रभावित होगी? देखिए, अगर ये हो जाता है, पीस जो है, परमानेंट पीस हो जाती है, और ट्रम्प मान जाता है, सबसे बड़ी आज अड़चन जो पड़ी हुई है ये परमानेंट पीस में, वो अमेरिका नहीं है, वो इजराइल है। इजराइल अभी भी लड़ाई बंद नहीं करना चाहता है। इजराइल ने जो कब्जा किया है साउथ लेबनान में, थोड़ा टेरिटरी, वो उसको नहीं देना चाहता है। तो इजराइल को ट्रम्प को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए कि ये हो जाती है बात, तो ये तय है बिल्कुल कि कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा। और ये तय है कि जैसे वो बना रहे हैं एक मैनेजमेंट प्लान, ईरान बना रहा है ओमान के साथ मिलके। तो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी जहाज जाता है वहां से, उसका हम $2 मिलियन हम पर शिप लेंगे, या जो भी वो तय करते हैं। और वो कह रहे हैं कि उसको हम बांटेंगे ओमान के साथ। और ये पैसे जो हैं बेसिकली रिपेरेशन नहीं है, ये पैसा हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि हमारा नुकसान हुआ है। तो जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, उसकी कहानी बदल चुकी है। सिर्फ बदलाव ये आएगा कि अगर ये पीस प्लान मान लिया जाता है, अभी जैसे वो कह रहे हैं ये दुश्मन नेशन है, ये है वो है, तो वो अब सब जा सकते हैं वहां से, ये होगा। पर मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ईरान की फौज के पास ही रहेगा।
जी हाँ। और दूसरी बड़ी बात थी, ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि तमाम तरह के जो सैंक्शंस हैं, जिसमें प्राइमरी सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस, वो यूएस हटाएगा। ये किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये भी जो है अभी इस पे डिस्कशन होगी इन सब पॉइंट्स के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये वो है चीज़ जिसपे कुछ डिस्कशन हो सकती है। प्राइमरी है जो कि अमेरिका ने लगा दी है डायरेक्ट, और बहुत सारे ईरान पे तो 79 से इनके ऊपर सैंक्शन चल रहे हैं अमेरिका के। तो जहाँ तक सेकेंडरी है जो कि दूसरे देशों के थ्रू अगर वो ट्रेड करते हैं तो फिर उस पर लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आज ईरान जो है वो डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकता है, और ईरान को आज फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि ईरान ने अपना पूरा चैनल ट्रेड का अलग कर लिया है पूरा। तो आज सिर्फ बात यह है जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप का ताल्लुक ये है कि किसी तरीके से जो हमारा पेट्रो डॉलर का ट्रेड है, जितनी भी मैक्सिमम जीसीसी कंट्रीज हैं उनके साथ बरकरार रहे। अगर लड़ाई बढ़ेगी तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा जो वो नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आज जैसे 6 जीसीसी कंट्रीज हैं, उसमें ओमान और कतर, उन्होंने तो ओपनली साइड कर लिया है ईरान के साथ। ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये बात हो जाती है, ये पीस प्लान जो है फ्रेमवर्क, इस पे दोनों की रजामंदी हो जाती है, जो होनी है 14 दिन के अंदर अंदर, प्रोवाइडेड इजराइल इज टेम्ड बाय अमेरिका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो तब क्या है, एटलीस्ट वो ये 3 या 4 कंट्रीज के साथ उनका पेट्रो डॉलर ट्रेड चलता रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेट्रो डॉलर ट्रेड बंद हो जाएगा तो सभी जानते हैं कि आज जो नेशनल डेट है अमेरिका का वो 39 ट्रिलियन डॉलर्स है। वो उनकी इकॉनमी पेट्रो डॉलर पे चल रही है। तो उनको बहुत भारी नुकसान होगा, और इकोनॉमी जो है उनकी वो पूरी खराब हो जाएगी, अमेरिका तो की। अभी तो आप जिक्र कर रहे हैं खाड़ी देशों का, मैं ये भी जानना चाहती हूँ उसमें दो देशों को आप अलग कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह का संबंध रखा है ईरान से इस दौरान, वो जाहिर है वो भी इस बात को प्रभावित करेगा कि उनके संबंध कैसे हैं अमेरिका से। लेकिन ये जो मिलिट्री बेसिस हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था कि मिलिट्री बेसिस के जरिए पूरी खाड़ी पर कब्जा था अमेरिका का। खाड़ी देश ये समझते थे कि उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। अब यहाँ खाड़ी देशों के लिए इससे ज़्यादा नुकसान का और कोई सौदा नहीं है। तो ये बताइए कि आप इस बात पर क्या साबित हैं कि मिलिट्री बेसिस जो भी बचे कुचे हैं, जो होटलों में रह रहे हैं जो सैनिक, और जो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो चुके हैं, क्या ये बरकरार रहेंगे? या आपको लगता है कि क्योंकि इसको तो कभी भी रीबिल्ड किया जा सकता है? देखिए, मेरे को नहीं लगता है कोई भी मिलिट्री बेस रहेगा वेस्ट एशिया में। अगर कोई चीज रह सकती है तो हो सकता है ये 3 या 4 कंट्री मान जाएं पेट्रो डॉलर में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका से आई है इनके पास। वो हो सकता है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। जैसे सब जानते हैं, आज अमेरिका की करीबन 750 बेसेस हैं दुनिया में। हर एक पे प्रभाव पड़ रहा है। जितने इनके ईस्ट एशिया में जो इनके एलाइज हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ये अब सोच रहे हैं कि हमारी टेरिटरी पे इनके बेसिस होने चाहिए, क्या ये हमें हिफाजत दे रहे हैं या हमारे लिए खतरा बन गए हैं आज। सिमिलरली जो फिलीपींस है, अब फिलीपींस सोचने लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा रुख है साउथ चाइना सी के बारे में, वो क्या आसियान कंट्री के साथ होना चाहिए, क्लोज अलाइन होना चाहिए, या अमेरिका के साथ होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी यहाँ वेस्ट एशिया में हो रहा है, एक इतिहास बन रहा है, एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बदलाव आ रहा है। और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये 30 दिन में हो जाएगा। तो इस कारण से नॉट ओनली ईरान ने ये लड़ाई जीती है, ईरान एक बहुत मजबूत खंबा पिलर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो बन के उभरा है।
ये एक अभी तो नई चीज हो रही है बिल्कुल। नई चीज हो रही है। अभी तो ईरान मजाक कर रहा है, उनके जो अलग अलग उनके एम्बेसीज के ट्विटर हैंडल्स से कह रहे हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और तमाम लोग कह रहे हैं कि यस सुपर पावर, वी आर सेइंग हेलो टू यू, कैसे हैं आप लोग। इस तरह से मैं कहती हूँ ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरह से इस जंग को न सिर्फ कि उन्होंने लड़ा, बल्कि कितनी शान आन बान के साथ उन्होंने इस जंग को लड़ा, सर ऊंचा करके उन्होंने इस जंग को लड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि, और जाहिर है ये भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी उनके ऊपर भी, इंसानी जानों की भी हिफाजत करने की उन्होंने कोशिश की। एक और बात अहम है, क्योंकि पूरी बात ये इकॉनमी से जुड़ी हुई है, आपने सवाल का जवाब इसी से शुरू किया कि चूंकि इतनी कीमत बढ़ रही थी तेल की और इस जंग को ख़त्म होना ही था, और यही एक आखिरी अल्टीमेट ट्रूथ यही है, इकोनॉमी इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो मुझे ये बताइए कि जो पेट्रो डॉलर और जो डॉलर का हम जिक्र कर रहे थे कि ये डॉलर में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी एज ए रिजर्व करेंसी चलती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ साल में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि ये बदल जाए, ये चाइनीज़ बन जाए, युआन या कोई और इकोनॉमी? देखिए, ये नौबत आ नहीं सकती, आ गई है। वो ऐसे आ गई है कि अगर यहाँ पे कुछ कंट्रीज जीसीसी पेट्रो डॉलर में ट्रेड करती भी रहें, जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया ने कहा है हम तेल बेचने को तैयार है, यूरोपियंस को भी, सबको, बट युआन में ट्रेड करेंगे। जहाँ तक ब्रिक्स का ताल्लुक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि किस तरीके से डॉलर से हटके रीजनल करेंसी, जो लोकल करेंसीज हैं, उसके अंदर ट्रेड करा जाए, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बना के, जिससे कि हम, जैसे कि युआन का रूबल के साथ ट्रेड हो सके, जैसे रुपए का रूबल के साथ हो सके। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और अब और तेज़ी से बढ़ेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें एक खास बात ये होगी कि जो दो, बेसिकली दो स्ट्रेंग्थ्स हैं अमेरिका की, वो दोनों कम हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। एक स्ट्रेंथ है उनकी मिलिट्री पावर, जैसे मैंने आपसे बताया, जो उनकी मिलिट्री बेसिस है उस पे असर पड़ेगा, सब लोग सोचेंगे हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। अगर ये, जैसे एक असेसमेंट आई है, अगर 30% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, 30%, अगर वो डॉलर में ना हो, तो अमेरिका जो है अपना डेट भी देने के काबिल नहीं रहेगा। तो इतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा आज अमेरिका के लिए, इसीलिए ये ज़रूरी था ट्रम्प को कि जो बचा है उसको मैं बचा लूं। बहुत बड़ी बात है जो आप अभी कह रहे हैं जी। जी, तो इसलिए ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है, पर ये इज़राइल के लिए फायदेमंद नहीं है। उसको मैं कारण आपको बताता हूँ। वो इज़राइल लाया ही था अमेरिका को लड़ाई में अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक लेवल पर ज़ायनिस्ट का, वो है ग्रेटर इज़राइल, जो अब नहीं होगा। पर वो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो लड़ाई का है, उसकी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्रंप लड़ाई से हट भी जाए, तो जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, मिलिट्री कमांड, जो कि इस पूरे एरिया को देखती है, वो अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो इज़राइल को देती रहे लड़ाई लड़ने के लिए। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इज़राइल लॉबी, जैसे सब जानते हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ। उनका ये है ट्रंप को कि आप जाइए, आपको जहां जाना है। सेंट्रल कमांड, देखिए सेंट्रल कमांड का आज जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है वो कतर में है। कतर ने कह दिया है अपने सब फौजी यहाँ से हटा लो, हमें ये बंद करना है। क्योंकि कतर, जैसे मैंने आपको बताया, ओमान के साथ मिलके अलाइन हो गया है ईरान के साथ। तो वहाँ करीबन 10,000 सोल्जर्स है अमेरिकन। अब वो कहाँ जाएंगे? इसराइल के आसपास कहीं हेडक्वार्टर बनेगा। पर इसराइल चाहता है कि उनका रोल बरकरार रहे। अमेरिका लगा रहा है जिसको पीस करनी है नहीं करनी है, उसका उनसे लेना देना नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई को रोकना नहीं चाहते हैं। जी हाँ। और दर्शकों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह से जो यूएस की आर्मी है वो एक ऑफेंस आर्मी कहलाई जाती है, यानी कि पूरी दुनिया में उनके फ़ौजी हैं, यूएस के अंदर नहीं। जैसे ज़्यादातर देशों में ये होता है कि उनके फ़ौजी उनके देशों में रहते हैं या सीमाओं पर होते हैं। यहाँ अलग अलग जगहों पर जो इन्होंने वॉर के अलग अलग मुहाने खोले हुए हैं, वहाँ पर फ़ौजी, और ख़ासकर जो इनके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके बेसिस में, आपने बताया 750 इनके बेसिस हैं, वहाँ पर ये फ़ौजी होते हैं। ये भी बहुत ही एक यूनिक बात है मुझे लगता है पूरी दुनिया में। अब बताइए ये बात
कि जो ईरान कह रहा है कि वो एक सुपर पावर बन चुका है, हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो। देखिए देखिए मुझे देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी है, इसमें तीन बड़ी शक्तियां हैं, ग्रेट पावर जिसको हम कहते हैं। वो अमेरिका है, चाइना और रशिया है। होगा क्या इस लड़ाई के बाद? अमेरिका जो कि सोच रहा था, ट्रम्प सोच रहा था हम मागा करेंगे। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि अमेरिका को फिर से हम सुपर पावर बना देंगे, जो वो था जब दुनिया यूनिपोलर थी। जो मिसाल के तौर पे दुनिया यूनिपोलर थी 1991 से 2023 तक, 2013 तक। तो वो मागा करना चाहता है, वो तो नहीं होगा। अब उल्टा हो जाएगा कि फ्रॉम अ ग्लोबल हेजीमॉन उसको अपना रोल जो है पहले ये करना होगा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको वो अपना बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ पर पहले वो रीजनल हेजीमॉन बन जाए। तो इतना ज़्यादा उसका रोल श्रिंक हो जाएगा, पर ग्रेट पावर वो अभी भी रहेगा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने एक बहुत अजूबा कर दिया है, इट्स अ मिरेकल। क्योंकि उनकी तैयारी थी, क्योंकि उनमें शक्ति है पेन लेने की, जो हमने देखी है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, वो ये है जिससे ट्रम्प घबरा गया होगा। जब मैं कहता हूँ कि जो ईरान है वो वॉर ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है, वॉर ऑफ सर्वाइवल का फिजिकल मतलब क्या होता है, वो ट्रंप ने देखा होगा वीडियोस में। क्योंकि याद करिएगा, ट्रंप ने ये कहा था कि हम ईरान के ब्रिजेस, ईरान के पावर सेंटर्स जो हैं उन सबको खत्म कर देंगे और उनकी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे। तो उम्मीद ट्रंप ये कर रहे होंगी कि ईरानियंस डर जाएंगे और घर में बैठ जाएंगे। और हुआ क्या ग्राउंड के ऊपर? वो सारे ईरानियंस, वो वीडियो हमने देखे हैं, कितने सारे आदमी औरत झंडा लेके अपना वो ह्यूमन चेन बनाई उन्होंने, और वो वहाँ ब्रिजेस पे खड़े हो गए और वो जाके वहाँ दिख गए वो जो पावर सेंटर्स हैं जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। कहने का मतलब ये है, ट्रंप उम्मीद कर रहा था कि इस लड़ाई के बाद में ईरान टूट जाएगा। जो उसने देखा कि ईरान और एक हो गया है। ये फर्क होता है जो मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, कि जब एक सिविलाइजेशनल स्टेट होती है, जो ईरान है, जो एक सिविलाइजेशन से आती है, और दूसरी तरफ क्या है, नेशन स्टेट। हम्म, सिविलाइजेशन नहीं है, नेशन स्टेट है, जो अमेरिका है। हम्म। तो जो ईरान ने करके दिखाया है, यूनिटी, एकदम सब एक साथ खड़े हैं, इससे भी वो बौखला गया होगा ट्रम्प कि अभी मैं कहाँ लड़ाई, ना तो मेरे पास मिलिट्री ऑप्शन है, ऊपर से ईरान की ये हालत है। तो इसलिए उन्होंने वो हथियार डाल दिए और कहा ठीक है, मैं अब तैयार हूँ ईरान के 10 पॉइंट्स प्रोग्राम पे बात करने के लिए। बहुत हैरानी की बात है कि जहाँ से ये जंग शुरू हुई वो रिजीम चेंज से हुई। तख्ता पलट कर देंगे, अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे, अपने पसंद का अयातुल्ला लेकर आएंगे, लेस रेडिकल लोगों को लेकर आएंगे, ईरान की औरतों को आज़ाद कराएंगे, ईरान में ह्यूमन राइट्स लाएंगे, ईरान में डेमोक्रेसी लाएंगे। वो सब कुछ तो हुआ नहीं। लगता है कि नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कमज़ोर बन के उभरेंगे। ये पूरा रिजीम चेंज चेंज तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में होने जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि नेस्त नाबूद करने की कस्में खाने से लेकर अब कुछ ही घंटों के भीतर उनसे सीज फायर करने तक पहुंचने का जो सफ़र है, ये पूरे के पूरे सिर्फ ईरान की हिम्मत और उसका हौसला और उसका रुतबा, उसकी एकता, यही एक वजह है। देखिए, मिलिट्री प्लान है और एक सिविलाइजेशन है ईरान, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनमें इंटरनल प्रॉब्लम्स है, पर एक सिविलाइजेशन जब होती है वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है जब लड़ाई होती है। और वो तो सब मरने को तैयार है, वो वीडियो में दिख रहा है। तो तो अगर ये सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि ये कंट्री सिविलाइजेशन स्टेट है, ये नहीं है कि वो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स है, नेशन स्टेट बनी हुई है। तो उसको ऑब्वियसली हैरानी हुई है ट्रम्प को। अभी ना तो मिलिट्री ऑप्शंस है, घर में प्रॉब्लम है, जैसे आप ठीक बोल रही हैं। जो उनकी मागा बेस है वो परेशान है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ आपके दर्शकों को, कि लास्ट ईयर 2025 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकाली थी, जिसमें ये साफ कहा गया था कि ट्रम्प चाहते हैं कि जो उनकी लेगेसी है,
कि उनको लोग याद करें उनकी टर्म को कि प्रेसिडेंट तो था, प्रेसिडेंट जो था वो प्रेसिडेंट फॉर पीस था, जो कि हम्म। बांग्लादेश चाहती थी। ये उल्टा हो गया है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण सानी जी इस पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।